नमस्कार साथियों, आप सभी का मयंक पोरवाल जी के फेसबुक लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है। यह सप्ताह हम डॉक्टर बेच को डेडिकेट कर रहे हैं। डॉक्टर बेच ने इस संसार को बहुत ही सुंदर और सरल एक चिकित्सा पद्धति भेंट स्वरूप दी। ये चिकित्सा पद्धति इतनी सरल है कि हम नवजात शिशु से लेकर एक अवध जो इसका इफेक्ट है वो बहुत ही सुंदर आता है और आप अन्य थेरेपीज के साथ भी इस रेमेडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी हमने विगत 2 दिनों में चर्चा करी कि उदासी के कई रूप होते हैं। उदासी के उन रूपों को हमने जाना, समझा और बैच के द्वारा हम कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और साथ में हम किन मुद्राओं का प्रयोग करें ताकि जो बैच रेमेडी है उसका इफेक्ट भी बढ़ जाता है, हमें रिजल्ट फास्ट मिलते हैं। और फर्स्ट डे हमने जाना कि डर यानी फियर, जिससे देखने में आता है कि अक्सर हम जन्म से ही कोई ना कोई डर से पीड़ित रहते हैं और सारी उम्र इस डर के साथ हम गुजार देते हैं। हमें लगता है कि शायद डर का कोई उपचार ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह डर भी एक मनोवैज्ञानिक रोग है। यह हमारा बिहेवियर पैटर्न बन जाता है धीरे-धीरे, जिसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो डॉक्टर बेच ने इसके लिए भी रेमेडी बनाई कि हमारे अंदर जो नोन अननोन फियर है या सिचुएशन के अनुसार फियर आते हैं या जब बॉडी में चेंजेस आते हैं, मेनोपॉज है इत्यादि समस्याएं जब आती है, तो उसको लेके हमारे मन में फियर होता है कि इसको हम कैसे फेस करेंगे। उसका समाधान भी बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर बैच के रेमेडीज के अंतर्गत है। तो उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम 2 टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो ये हमारे 2 टॉपिक है कि जैसे कि हम देखते हैं कि समाज में कुछ लोग शर्मीले, संकोची स्वभाव के होते हैं, किसी को मना नहीं कर पाते हैं या फिर वो असमंजस में रहते हैं। तो इस प्रकार के स्वभाव का भी हम निदान कर सकते हैं, क्योंकि स्वभाव आगे चल के कोई ना कोई डिजीज का रूप ले लेता है फिजिकल। तो हमने जैसे पहले ही बताया कि जो बीमारियां होती है पहले हमारी बॉडी में मानसिक तौर पर आती है और उसके बाद धीरे-धीरे वो जब उसका समस्या का समाधान हम नहीं करते हैं, तो मन से उतर के वो बीमारी हमारी बॉडी में उतरने लगती है। हमारी बॉडी का जो पार्ट कमज़ोर होगा, जैसे अगर हमारा हार्ट कमज़ोर है तो हमें हार्ट से संबंधित बीमारी हो जाएगी। अगर हमारी किडनी कमज़ोर है तो हमें किडनी संबंधित बीमारियाँ हो जाती है या sciatica पेन है। sciatica पेन भी एक मनोरोग पहले है और बॉडी का रोग यह बाद में है। जो लोग डिप्रेशन में या चिंता में अधिक रहते हैं और खास तौर से फीमेल्स, उनको sciatica पेन अधिक हो जाता है। और जिनको यह पेन है उन्होंने नोटिस भी करा होगा, जिस समय वो अधिक टेंशन में या परेशान होते हैं तो उन्हें उस समय sciatica पेन उनका बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि बहुत सारे जो रोग हैं हमारे, अगर हम एक्सीडेंट इत्यादि को छोड़ दें तो हमारे ज्यादातर रोग हमारे मन से ही शरीर में प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार के अंतर्गत हम एक दूसरी चीज के बारे में और जानेंगे, जिसके बारे में साधना जी हमें बतलाएगी कि हम किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के मानसिक रोगों का उपचार भी रेमेडी के द्वारा कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि जो शांत शर्मीले स्वभाव के लोग हैं उनका भी उपचार, मतलब हम सोचते हैं कि शांत शर्मीला होना एक अच्छा, हमारे भारत देश में अगर हम देखते हैं तो जिनका स्वभाव इस प्रकार का होता है उन्हें अच्छा स्वभाव कहा जाता है। लेकिन इस स्वभाव के चलते जिसका ये स्वभाव है, आगे चल के उसको इस प्रकार की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो इनके बारे में हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाएँगे सेशन में और इसको हम जानते जाएँगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एक प्रकार के रोग की, या जिसको कहते हैं कि बिहेवियर पैटर्न की। इसके अंदर जैसे अभी मैंने चर्चा करी कि व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है, वो किसी से शिकायत नहीं करता। उसी प्रकार से उसका स्वभाव ये होता है कि लड़ाई झगड़ों से भी वह दूर रहता है। हम अपने परिवार में या आसपास के माहौल में भी ये चीजें देखते हैं कि कुछ लोग लड़ाई झगड़ों से बचते हैं। जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है तो अक्सर वे लोगों से कहते हैं कि शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, और अगर वे लोग उनकी बात को नहीं मानते तो वो वहां से उठ के चले जाते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा ये सब उन्हें पसंद नहीं होता है। वे शांत रहना पसंद करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये जैसे कि कई बार परिवार का कोई मुखिया जो हेड होता है, वो पूरे परिवार को संभाल रहा है, सबके दुख तकलीफों को भी समझ रहा है, देख रहा है और उनका सोल्यूशन भी वो करता रहता है। लेकिन जब कोई मुसीबत उस मुखिया के ऊपर आती है, हेड के ऊपर आती है, तो वो उस मुसीबत को चुपचाप सहन करता रहता है। जैसे कई बार उसको बिजनेस में भी घाटा हो जाता है, तो या फिर कोई जैसे परिवार से उसको परेशानी हो रही है। नमस्कार मयंक जी, आज हमारे साथ नमस्कार, स्वागत है डॉक्टर आपका। मयंक भी जुड़ चुके हैं और जी, साधना मैम भी जुड़ चुकी है। तो मैं अभी एग्रीमनी पे बात कर रही थी कि जैसे जो स्वभाव के लोग, शांत स्वभाव के लोग होते हैं, जैसे घर के मुखिया बनते हैं या मुखिया होते हैं, तो अगर उन्हें कोई दिक्कत आती है किसी प्रकार की तो वो अपनी दिक्कतों को शेयर नहीं करते हैं।
सबके समस्या का समाधान उन्होंने कर दिया, लेकिन जब खुद पे कोई समस्या आई तो वो चुपचाप सहन करते हैं। चुपचाप सहन करने से क्या होता है कि उनको हाई बीपी या लो बीपी या डिप्रेशन, या फिर अगर ज्यादातर जो जेंट्स होते हैं वो व्यसन के आदी हो जाते हैं। अपने दुखों को भूलने के लिए वो ड्रिंक, गुटखा, पान, इस प्रकार की चीजें खाने को सेवन करना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार से अगर ये जो स्वभाव फीमेल्स का होता है, तो अक्सर ये स्वभाव उन्हें परेशान करता है शादी के बाद। क्योंकि जब हम शादी के बाद जब फीमेल दूसरे घर में जाती है, तो वो चाहे घर कितना भी अच्छा हो, सारे मेंबर्स भी कितने अच्छे हो, लेकिन मायके में, ससुराल में चेंजेस तो आते ही हैं। और कई बार चेंजेस ऐसे होते हैं कि वो लेडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन उसको कोई परेशानी किसी के स्वभाव से है या फिर किसी वजह से है, तो सोचती है कि मेरे पेरेंट्स परेशान होंगे, तो वो अपनी परेशानी को शेयर भी नहीं करती है। और मन ही मन अपने आप, जैसे कहते हैं घुटना, वो घुटती रहती है। तो इन चीजों से क्या होता है कि उसके अंदर जैसे घुटन हमारे अंदर एक गांठ पैदा करती है। तो ये गांठ पहले हमारे मन के अंदर आई कि मुझे यहाँ परेशानी है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये गांठ धीरे धीरे क्या होती है कि उसकी बॉडी में आ जाती है, स्पेशली लेडीज के यूट्रस को इफेक्ट डालती है। हमने अपने लाइफ में अनुभव में लाया है, देखा है कि कुछ फीमेल पेशेंट जो आती है कि जो कंसीव नहीं कर पा रही है, उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या उन्हें कंसीव नहीं हो रहा है, उन्हें बहुत सारे ट्रीटमेंट ले लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कंसीव नहीं हो रहा है। क्योंकि उनकी जो मन की गांठें हैं वो नहीं खुल रही, वो जो परेशान है किसी से शेयर नहीं कर रही है। अगर वो उनकी आदत में ये चीज आ जाए कि मुझे कोई दिक्कत है, तो अपने फ्रेंड सर्कल में या परिवार में, या जो बड़े हैं या छोटे हैं जो उसकी बात को समझते हैं या उसको अच्छी सलाह दे सकते हैं, उनसे अगर वो सलाह मशविरा करने की उसकी आदत आ जाती है, तो धीरे धीरे उसकी जो मन की गांठें खुलती है, तो शरीर में जो उसके सिस्ट वगैरह बना है, धीरे धीरे वो भी पिघलने लगता है और वो ठीक हो जाती है, और वो कंसीव करने के लायक हो जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि संकोची स्वभाव होना, शर्मीला होना, ये स्वभाव दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिसका है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो हमें चाहिए कि इस स्वभाव को भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने दिया जाए। अपने जो मन के भाव है, ये हमारी कोई मुश्किलें हैं, हम लोगों के साथ शेयर करें। क्योंकि जब तक हम, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन समस्या बहुत बड़ी नहीं होती है। जब किसी से सलाह मशविरा करते हैं, तो मालूम पड़ता है इसका छोटा सा ही निदान था और उसको तो हम भी कर सकते थे। तो इसको हम जाने समझे। कोई भी समस्या आपको आती है तो आपको कहते हैं कि जैसे जब तक आप पुकारेंगे नहीं, सामने वाले को क्या पता कि आपको परेशानी है। और ऐसे लोग फेस से बड़े ही हंसमुख होते हैं, हंसते रहेंगे, आपको लगेगा इन्हें कोई तकलीफ ही नहीं है। तो इनके जो मन के भाव है वो प्रकट ही नहीं करते हैं अपने कि मुझे कोई परेशानी हो रही है। तो इन्हें समझना बड़ा मुश्किल है कि अगर ये ऊपर से हंस रहे हैं तो अंदर से दुखी है या नहीं है। तो जैसे आपने एक मतलब एक गजल भी सुनी होगी कि तुम जो इतना मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जो हमसे छुपा रही हो। तो ये जो गाना है, गजल है, उनके पर बिल्कुल फिट बैठती है कि वो ऊपर से हंसते रहते हैं और अपनी मन की बातें शेयर नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से मन की बातें शेयर करना सभी के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आगे चल के हमारे लिए वो किसी प्रकार का रोग न बने। तो बहन जी हमारे बिल्कुल। बीच में आ चुके हैं, तो हम उनके विचार भी जानना चाहेंगे। आइए बहन जी। जी, जी, बिल्कुल। और सबसे पहले तो ये आप लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाई है कि आप डॉक्टर बैच का जो पुण्यतिथि का सप्ताह है, आप इसको मना रहे हो। 27 नवंबर को उनकी जो पुण्यतिथि है वो है, और इस बार बहुत अच्छे से हम लोग मना रहे हैं। और ये जो बैच फ्लावर थेरेपी वीक है, ये बहुत मार्वलस गया है। बहुत मिरेकलस चेंजेस 2 दिन में, पिछले 2 दिन में देखने मिले हैं कि बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर्स जो बैच फ्लावर थेरेपी को पिछले कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई सालों से मेरा मतलब 15-20 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके रिव्यूज मुझे पिछले 2 दिन में मिले कि आपके सेशन बहुत शानदार गए हैं, बहुत बढ़िया गए हैं, और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। तो जो नए लोग हैं, जो क्लाइंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, वो जब ऐसा कहते हैं वो अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई ऐसा जो इस फील्ड में माहिर है और सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, वो जब ये बात कहता है, तो एक अलग खुशी मिलती है कि चलिए हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, जो सही सही दिशा में हम लोग जा रहे हैं। और आप लोग का जो तरीका है बताने का, आप लोग ही क्यों बैचलर थेरेपी वीक के लिए चुना है आपको भगवान ने, क्योंकि आपका जो तरीका है समझाने का, वो बिल्कुल वैसा है जो आज के टाइम में किसी भी व्यक्ति की जरूरत हो सकती है, और खासतौर से महिला शक्ति की, क्योंकि हम इमोशनल और मेंटल इश्यूज जो हैं वो वहाँ पे बहुत ज्यादा है, और हमारा डेडिकेशन महिलाओं की तरफ ज्यादा है, मातृशक्ति की तरफ ज्यादा है। तो इसीलिए आपको भगवान ने इस काम के लिए चुना कि कल जो आपने बात की कि जब आप ईश्वर का काम करते हैं तो ईश्वर भी आपकी सहायता करता है, बिल्कुल वैसे ही ईश्वर ने ही आपको चुना कि आज ये सब चीजें हैं जो, क्योंकि कोई भी दूसरा ऐसे नहीं सोच सकता कि एक लेडी की प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इसमें एक महिला को किस क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आपका
खुद का अनुभव और आपके जो लोग आपसे जुड़े रहे, जो क्लाइंट्स आपसे जुड़े, उनके अनुभव के साथ जो चीज़ आप समझा रहे हो वो बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है। और जैसा आज का जो टॉपिक है अकेलापन और साथ के साथ दूसरों से प्रभावित होना या इन्फ्लुएंस हो जाना, और ये अगर हम अकेलेपन की बात करें तो और ये जो है दूसरों से इन्फ्लुएंस होना, ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से जुड़े हुए भी हैं। ये बंदा पहले किसी न किसी सिचुएशन में दूसरों के साथ होते हुए भी अकेलापन महसूस करता है, उसके बाद वो अपने लोगों से कटने लगता है तो वो अकेलेपन में जाता है, और फिर दूसरों से इन्फ्लुएंस होता है, किसी और से, किसी और सिचुएशन से, किसी और व्यक्ति से। और ऐसा परिवारों में होता है, ऐसा बच्चों के साथ होता है, ऐसा सबके साथ ही होता है, ऐसा पति पत्नी के बीच में भी होता है, किसी भी रिश्ते में हो सकता है, किसी भी कंपनी में, किसी भी घर में, किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में ऐसा हो जाता है कि कहीं कभी कभी हमें कोई बातें जो हम जाहिर नहीं कर पाए और उसकी वजह से हम अपने लोगों से ही कटने लगे। और अकेले रह के अकेलापन, साथ के साथ परिवार के बीच में रह के अकेलापन, दोनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक है अपने उससे। और जो परिवार के बीच में रह के अकेलापन है वो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आप सबके साथ हो लेकिन फिर भी आप सबके साथ नहीं हो, और उसकी वजह से आप कितना सफर कर रहे हो ये आपको देख के दूसरे नहीं जान सकते जब तक आप अपनी बात कहोगे नहीं। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखने मिले हैं कि एक लेडी जैसे जो लीड कर रही है, अपने पूरे परिवार को दवा दिलाने ले जा रही है, पूरे परिवार को लेके आ रही है, सब कुछ कर रही है, और खुद की प्रॉब्लम के लिए वो कभी बात नहीं कर रही है। फिर क्या दिक्कत है ये किसी को पता ही नहीं, और सबको लगता है कि इनको तो कोई दिक्कत कभी होती ही नहीं है। एक दिन जब वो मिली तो उनको कुछ दिक्कत थी, वो आई नहीं, कोई और आया दवाई, मतलब उनको पेशेंट को लेके, किसी क्लाइंट को लेके, उनकी फैमिली का कोई दूसरा बंदा आया तो पूछा कि भाई वो क्यों नहीं आई है, ऐसे जब हमने पूछा उनसे तो उन्होंने बताया कि नहीं वो आज उनका मन नहीं था आने का। तब ऐसा लगा कि कहीं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उनसे जब फोन पे बात हुई उन्होंने नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार वो आए, उनको एग्री मनी दिया, तब उन्होंने अपने अपने मन की थोड़ी बहुत बातें शेयर की, ये दिक्कत है, और पता चला कि उनको तो अंदर ही अंदर बहुत सारी दिक्कतें बन रही थी जिनको वो जाहिर नहीं होने देती। और क्यों जाहिर नहीं होने देती कि मुझको लेके कौन आएगा, अगर मैं बैठ गई तो सब बैठ जाएंगे, अगर मैं बैठ गई तो घर का कोई काम ही नहीं होगा, मैं बैठ गई तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, मैं बैठ गई तो हस्बैंड ऑफिस नहीं जाएंगे, सास ससुर की देखभाल कौन करेगा। फिर दूसरी जो उनके मायके वाले तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी थी, तो एक लेडी के साथ कितनी सारी प्रॉब्लम जुड़ी हुई थी लेकिन वो शेयर नहीं कर पा रही थी। और जब शेयर ही नहीं करेगी तो इलाज संभव नहीं है, उनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ये बैक फ्लोवर थेरेपी का चमत्कार है कि हम जब इसको काम करते रहते हैं तो दूसरों से बात करके, दूसरों से उनके को समझ के ही पता चल जाता है कि इनको क्या दिक्कत है और इसको कैसे करना है। तो आज जो फ्लावर्स हम जानेंगे, तो दूसरी चीजें जानेंगे, और अकेलापन कितनी तरीके का होता है ये भी हम जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि जो दूसरों से इन्फ्लुएंस बंदा हो रहा है वो किस किस वजह से हो रहा है, पीछे से क्या बैकग्राउंड आ रहा है, और क्या क्या तरीके हैं, क्या सिचुएशन है जो प्रभावित करती है। तो आप दोनों से हम सब कुछ आज सीखेंगे, समझेंगे। तो ओवर टू यू कि आप कंटिन्यू करें कि एग्री मनी की और क्या चीजें हैं, कैसे इसको फायदा उठा सकते हैं, कैसे क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी। हाँ, जैसे एग्री मनी अभी हमने चर्चा करी कि अत्यधिक शांत स्वभाव, अपने मन की बातें नहीं बोलना। जैसे आपने ही बताया कि वो लेडी आना नहीं चाह रही थी, क्योंकि ऐसे लोग काफ़ी संकोची स्वभाव के होते हैं। वो अपनी मन की बात कहने में थोड़ा-सा शर्माते भी हैं, और उनका मेन होता है कि हम किसी को परेशान ना करें। हम खुद तो परेशान हैं ही, दूसरा हमारी परेशानी से परेशान ना हो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जैसे जब कल को ये अपनी परेशानी छुपा रही हैं, और जब अंदर जैसे डिप्रेशन है, हाई बीपी है या थायराइड भी। मैं आपको बताऊँ, थायराइड जो बीमारी है, थायराइड जो ग्लैंड हमारे गले में होती है, यहाँ बीच में होती है हमारी थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो ये हमारी होती है, ये मतलब जैसे कि हम कहते हैं कि गले की हड्डी है, अटक गई। जैसे ना कोई ऐसी समस्या है जिसको आप ना तो उगल पा रहे हो, ना उसको आप बोल पा रहे हो, ना निगल पा रहे हो अंदर। तो थायराइड ग्लैंड भी हमारी बिल्कुल यहीं होती है। तो अगर आप ऐसी समस्याओं से ग्रसित है, या आपके घर में ऐसी कोई परिस्थिति है कि उसको आप मतलब ना तो समझ पा रहे हो, ना वहां से आप भाग पा रहे हो, ना उसको आप सहन कर पा रहे हो, तो ऐसे में थायराइड की प्रॉब्लम भी हो जाती है। लेकिन एग्री मनी जो मेडिसिन है, या इसके साथ जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, क्योंकि जब हम किसी का उपचार करते हैं, रेमेडीज को हम देते हैं, तो हम पूरा डिटेल उसके बारे में जानते हैं कि उसके और भी बिहेवियर पैटर्न क्या है। उसके अनुसार से फार्मूला तैयार करा जाता है, फिर उस पेशेंट को दिया जाता है।
तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर की जो कुंठाएं हैं वो खुलने लगती है, अपनी मन की बात उसको कहने की आदत हो जाती है। तो जो उसका शर्मिला है, संकोचीपन धीरे धीरे वो उसका ठीक होने लगता है। तो जो थायराइड की प्रॉब्लम है आपकी वो भी फिर ठीक हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एग्री मनी जो है ये बहुत ही शानदार एक रेमेडी है जो आपके अंदर के संकोच को खोलती है। आपके मन की जब गांठें खुलेगी तो आपके बॉडी में जो भी सिस्ट बनती है, क्योंकि आजकल गांठ बनना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। छोटे छोटे बच्चों में मेल फीमेल दोनों में ही कहीं ना कहीं सिस्ट की प्रॉब्लम आती जा रही है। तो सिस्ट की प्रॉब्लम आगे चल के कंसीव करने में या और भी शरीर में अगर गांठें बनती है, अर्बुद जिसे भी कहा जाता है, तो परेशानियों का सबब बन जाता है। तो हमारे इस बिहेवियर को हमें चेंज करना बहुत ही जरूरी है। इसी के संबंध में हम जैसे जब भी हम बात चल रहे हैं कि शर्मिला संकोची स्वभाव, इसी में एक हमारी एक रेमेडी और आती है जिसके अंदर हमारा आता है होली का। तो होली के अंदर स्वभाव ऐसा होता है कि इसमें ईर्ष्या और द्वेष की जो भावना होती है वह बढ़ने लगती है। कई बार तो जैसे ये भावनाएं जैसे कि हमारे के अंदर जन्मजात या कह सकते हैं कि हमारे अंदर ही होती है ईर्ष्या द्वेष की भावना, लेकिन परिस्थितियां भी ये भावनाएं पैदा कर देती है। तो जो हमने देखा अपने एक्सपीरियंस कि जैसे घर में दो बच्चे हैं, अगर एक बच्चे का रंग अधिक साफ है और एक बच्चे का रंग थोड़ा सावला है, तो केवल पेरेंट्स ही उत्तरदायी होते हैं उन बच्चों के मन में आपस में ईर्ष्या का भाव लाने के लिए। जिस बच्चे का रंग सांवला है उसको कालू या कालिया इस प्रकार से नाम रख देते हैं, और उसका सबके सामने उसको उस प्रकार के नाम से पुकारते हैं। या जैसे कोई ड्रेस ली घर में और स्पेशली कह देंगे कि भाई ये तो इसका इस पे नहीं अच्छी लगेगी, इसका तो रंग सांवला, इसका रंग तो काला है, ये तो दूसरे पर अच्छी लगेगी। तो इस प्रकार से जब बार बार मतभेद किया जाएगा तो बच्चों के मन में अपने बड़े भाई या जिसका भी रंग ज्यादा साफ है उसके प्रति ईर्ष्या की भावना पैदा होगी कि सब इसी को प्यार करते हैं, सब कुछ इसी को मिलता है, मुझे तो कुछ नहीं मिलता है। तो ये भावना उन दोनों के बीच में दूरी को लेकर आ रही है और ये फिर जन्म पर्यंत मतलब उम्र भर ये उनके बीच में ये रहेगी, जबकि ऐसे कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात उस चीज को आगे बढ़ा देती है। ऐसे देखने में आता है कि और ये एक और कॉमन बात है जैसे कि जैसे घर में एक बच्चा होशियार है 90% लेकर आता है और एक बच्चा 50% लेकर आता है। 50% वाले बच्चे को बात बात पे झड़क देते हैं कि तू तो बेवकूफ है, तेरे को तो कुछ नहीं आता। अपने छोटे भाई को देखो 90% लेके आ रहा है, वो कितना होशियार है, तू भी कुछ बन जिंदगी में, तू क्या बनेगा या बनेगी। तो इस प्रकार की जो बातें होती है वो बच्चे के मन में, क्योंकि हो सकता है कि उसका ब्रेन पढ़ाई में नहीं, उसका ब्रेन कहीं और होशियार है। ये पेरेंट्स को चाहिए कि उस चीज को समझे कि बच्चे को अगर ये पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो इसका हो सकता है कि ड्राइंग में हो, किसी और चीज में उसका इंटरेस्ट हो, उसका हॉस्पिटलिटी में मन हो उसका, या फिर इसको जैसे कि एडिटिंग की फील्ड में जाना है। बहुत सारी फील्ड है, लेकिन हमारे इसमें आज क्या हो गया समाज में कि सिर्फ सीए डॉक्टर यही सब समझदार होते हैं, बाकी कोई पढ़ाई सच्ची नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पायलट बन सकते हैं आप, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो। लेकिन उसे कम से कम लोगों के सामने जलील तो ना कीजिए। आपके द्वारा किए गए आज के ये कार्य उन भाई बहन या जो भाई भाई आपस में ईर्ष्या द्वेष की भावना ले आएंगे और वो जन्म पर्यंत तक रहेगी और वो कभी एक हो ही नहीं पाएंगे। फिर आप सोचोगे कि ये मिलकर क्यों नहीं रहते, तो उसका बीज कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने या परिवार के सदस्य ने बोया होता है। तो हमें इन बातों को समझना होगा। तो लेकिन अगर ये ईर्ष्या द्वेष की भावना अगर हमारे अंदर आई गई है तो उसको भी हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें एक प्योर सोल के रूप में भेजा है, उसने मिलावट बना के हमें नहीं भेजा था। ये तो कुछ हमारे कर्म, कुछ परिस्थितियां जो होती है कि हमें बदल देती है। लेकिन ईश्वर ने फूलों के अर्क के अंदर इन चीजों को भेजकर हमें दिया है कि हम उनका प्रयोग करके अपने इन रोगों को या अपने आदतों को, इन बिहेवियर को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो जब हम होली नामक दवाई लेते हैं और साथ में अन्य इसके साथ रेमेडीज को मिक्स करते हैं, तो जो हमारी ईर्ष्या और द्वेष की भावना है, धीरे धीरे हमारी ये भावना कम होने लगती है और हमारे अंदर हम ये सोचते हैं कि ठीक है, ईश्वर ने जैसे मुझे रूप दिया है या जो मुझे बुद्धिमत्ता दी है, मुझे उसका बेस्ट उपचार कर, उसका बेस्ट उपयोग करना है और मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं इसके द्वारा ही बहुत कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। अगर हम देखते हैं तो दुनिया में जितने प्रसिद्ध लोग हैं उनमें से काफी लोगों की संख्या होगी कि वो बहुत सुंदर नहीं है या वो अक्सर अपने टाइम में पढ़ाई में बहुत कमजोर रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने उस चीज को ज्यादा मायने नहीं रखा, बल्कि उनको जो विशेष गुण ईश्वर ने दिया था उन्होंने अपने विशेष गुण की तरफ उन्होंने ध्यान दिया, और जब उन्होंने इसकी तरफ ध्यान दिया, फोकस किया, तो वो बड़े से बड़े लक्ष्य को वो प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से ये जो भावनाएं अंदर पैदा होती है, ये जो दवाइयां होती है हमारी भावनाएं पैदा करने में हमारी हेल्प करती है, ताकि हम नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाए, हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। क्योंकि अगर आज हम देखें जितने सक्सेसफुल पर्सन जब होते हैं, तो जैसे कहते हैं कि टांग खींचने वाले, उनको नेगेटिव में ले जाने वाले लोग बहुत होते हैं।
लेकिन अगर वे अपने मन में दृढ़ है कि नहीं, जो मैं काम कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ वो सही काम है, तो वो अपने पोजीशन में बने रहेंगे और किसी से प्रभावित नहीं होंगे। तो इन चीज़ों को हेल्प करने में ये दवाइयाँ हमारी बहुत सहायता करती है कि हम अपने पॉजिटिविटी को बनाए रखें, क्योंकि कई बार परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं होती। कई बार हम जैसे कि ईर्ष्या द्वेष की भावना में इतने हम भूल जाते हैं कि हम अपने अच्छे अच्छे सगे संबंधियों, जैसे ये भाव है आज हमारा बहन या भाई या किसी के प्रति है, फिर ये भाव जब आप बड़े लेवल पे, अभी तो आप घर में हैं, जब आप स्कूल में जाएंगे, आप ऑफिस में जॉब करेंगे या आपका परिवार बदलता है, जैसे शादी होती है, तो आपके ये भाव बदलते नहीं है, आप हर एक को उसी भाव से देखने लग जाते हैं। तो आपका क्या होगा, इससे आपका सामाजिक दायरा धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा, आपसे मिलने जुलने वाले लोग कम होंगे, लोग आपसे ऊपरी मन से बात करने वाले होंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इन भावनाओं से बचें और इन भावनाओं को आप दूर करने की स्वयं भी कोशिश करिए, और इन आप रेमेडी का भी आप साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बेस्ट फ्लावर रेमेडी है वो हमारे लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। अब मैं चाहूंगी कि साधना जी भी हमें कुछ रेमेडीज के बारे में बताए कि इनको हम कैसे प्रयोग में ला सकते हैं और कौन कौन से वो हमारे भावों को, बिहेवियर को ठीक कर सकती है। आइए साधना जी। धन्यवाद अनीता जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह हम अगर अपने मन के भावों को नहीं बताते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर भी जैसे वो मन के भाव इकट्ठे हो रहे हैं, बॉडी में भी सिस्ट या कुछ इकट्ठा, जैसे हमारे एनर्जी इकट्ठी होके और सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मतलब ये चीज हमें समझनी है कि सबसे पहले जो बीमारी है वो हमारे मन में आती है, वो हमारी भावनाओं में आती है, और जब ये भावनाएं परसिस्ट करती रहती हैं तो उसके बाद धीरे धीरे हमारे फिजिकल लेवल पे ये बीमारियां आती है। तो जिस तरह आपने ये बताया कि आप अपने मन के भावों को नहीं अगर बताएंगे तो आपको बीमारियां होंगी, तो आज मैं बात करना चाहूंगी अकेलेपन के कारण। कुछ तो अकेलापन ऐसा होता है कि इंसान खुद रहना चाहता है और कुछ अपने व्यवहार के कारण वो अकेला पड़ जाता है। तो अपने व्यवहार के कारण जब आप अकेले पड़ जाते हो तो ऐसे में आप अगर बैच फ्लावर रेमेडी दवाई लेते हो तो आपको उस भावों से और उस व्यवहार से आपको निजात मिलती है और आप धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं और आपको जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो नहीं आती है। मतलब बैच फ्लावर रेमेडी इतनी अच्छी रेमेडी है कि हम अपने मन के भावों को कंट्रोल करके, अगर हमारा मन अशांत है, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो हम बैच फ्लावर रेमेडीज लेके और भविष्य में आने वाले हमारे फिजिकल प्रॉब्लम्स को भी हम रोक सकते हैं। तो आइए आज मैं बात करती हूँ कि अकेलेपन के वो कौन से 3 ऐसे कारण हैं। डॉक्टर बैच ने 3 ऐसे वर्ग बनाए हैं अकेलेपन के, जिसके कारण हम समाज से कट जाते हैं और समाज में लोग हमसे बात नहीं करना चाहते हैं। तो हम अगर अपना स्वभाव ठीक करेंगे तो ये चीजें भी अपने आप ठीक हो जाएंगी। सबसे पहले जो मैं बताना चाहूंगी, हीटर वर्ग के लोग होते हैं। हीटर वर्ग के जो लोग होते हैं वो उनको मतलब वो आत्म केंद्रित होते हैं, उनको खाली अपनी प्रॉब्लम दिखती है। जहां भी वो जाएंगे वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम के अलावा उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। और अपनी जो समस्या है उसको इतनी बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे कि सामने वाले को मौका ही नहीं मिलता कि वो कुछ उसका सजेशन दे या कुछ उसके बारे में बात करे, वो खाली प्रॉब्लम्स अपने बोलते जाते हैं। तो ऐसा क्या हो, जब ऐसी चीजें होती हैं तो क्या होता है कि लोग जो सामने वाले होते हैं वो धीरे धीरे परेशान होने लगते हैं या धीरे धीरे उनसे कटने लगते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि जब ऐसे पर्सन को हम कोई दूसरा व्यक्ति आते हुए देखता है तो वो उससे कट जाता है, वो उससे दूर हट जाता है और उससे बात नहीं करना चाहता है। जो हीटर वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं उनमें इतनी आप ये सोचिए इतनी उनमें समझदारी होती है कि वो किसी भी दो व्यक्ति किसी एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, चाहे अपने कार्यालय से संबंधित कोई चर्चा कर रहे हैं, किसी भी चीज पे चर्चा कर रहे हैं, वो उसमें जुड़कर आप उसका समाधान तो बता सकते हैं। मतलब क्योंकि वो उनमें समझदारी है, लेकिन समाधान बताने के बाद वो वापस फिर अपनी समस्या पे आ जाएंगे। घूम फिर के जो उनका जो दायरा है वो सिर्फ अपनी समस्याओं पे रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो होता है वो
एक तरह से दुखी हो जाता है और हितर वर्ग का व्यक्ति धीरे धीरे नीरस हो जाता है, क्योंकि उसकी समस्या तो एक ही समस्या है या दो ही समस्या है, तो बार बार वो उसी समस्या को दोहरा रहा है। लोग उससे दूर होने लगते हैं तो वो अकेला पड़ जाता है और फिर वो दुखी रहने लगता है। ऐसे में हितर वर्ग के जो व्यक्ति हैं, उनमें जो लोग जिनमें सोचिए कॉन्फिडेंस नहीं है, वो शायद थोड़ा सा उनकी बात सुन ले, या ऐसे लोग जो जिनमें इच्छा शक्ति की कमी है, वो उनसे उनकी बातें सुन सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये दो टाइप के लोग ही उनकी बातें सुन सकते हैं, बाकी लोग तो उनसे दूर ही भागेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हितर वर्ग के लोगों के अगर ये नकारात्मक भाव जो है ये दूर हो जाए, तो ये बहुत अच्छे भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ सकते हैं, ये बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि ये लोगों की बातें सुनने लगेंगे, ये लोगों को सजेशन देने लगेंगे, उनसे सहानुभूति रखेंगे और उनको समझने लगेंगे। तो जो हितर वर्ग के ये जो नकारात्मक भाव है, ये हम बैश फ्लावर की हितर नाम की जो दवाई है उसके मिश्रण से, मतलब इसके साथ हमें कुछ और भी मिश्रण देने पड़ेंगे, उनकी बातें सुन के, उनका उस समय की परिस्थितियां सुन के, तो इनका जब हम मिश्रण बनाते हैं तो उससे इनके इन भावों में इनको इस भाव से मुक्ति मिलेगी और धीरे धीरे लोग उनकी बातें सुनने लगेंगे, क्योंकि तब उनकी बातों का दायरा सिर्फ अपनी समस्या तक सीमित नहीं रहेगा, वो दूसरों की बातों, दूसरों की समस्या सुनने का भी, दूसरों की को भी मौका देंगे कि वो अपनी समस्या को बोले और वो सुने। अब दूसरे वर्ग में अगर मैं कहूं तो इम्पेशेंस लोग के जो वर्ग है, उस वर्ग के लोग में जो व्यक्ति आते हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति तो बहुत तीव्र होती है और बिना किसी हिचकिचाहट के वो हर काम बहुत जल्दी जल्दी पूरा करेंगे। मतलब अगर बीमार भी हो गए हैं तो उन्हें एक दिन में ठीक होना है, डॉक्टर के पास जाके यही कहेंगे कि ऐसी दवाई दे दो मैं कल ठीक हो जाऊं। धीमी गति से काम करने वाले लोग तो उन्हें पसंद ही नहीं आते और उनका सोचना ये होता है कि धीमी गति से काम करने का मतलब है समय की बर्बादी, और समय की बर्बादी जब आप करते हैं तो आप बहुत सारी चीजें आप नहीं कर पाते हैं, खाली आप एक ही काम कर पाते हैं या घर के ही काम कर पाते हैं। उन्हें जब ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि क्या होता है वो तो तीव्र गति से काम करते हैं और हर कोई तो तीव्र गति से काम नहीं कर सकता है, तो ऐसे में उन्हें अकेले काम करना पसंद आता है, उन्हें किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं आता है, और क्वालिटी जल्दी जल्दी काम करते हैं तो क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं होता है, क्योंकि कोई भी काम जब आप बिना किसी धैर्य से करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, तो क्वालिटी तो थोड़ी सी कम होगी ही होगी। और ये लोग तो इस तरह के होते हैं कि सोचिए जो धीमी गति से काम करने वाले होते हैं, उनसे इनका बस चले तो उनके हाथ से काम छीन के और खुद काम करने लग जाए, मतलब इनको इतनी बेचैनी होती है इन सब चीज की। इन्हें क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन क्रोध किस लिए आता है कि सामने वाला बहुत धीरे से काम कर रहा है, सामने वाला उनकी बात को समझ नहीं रहा है, क्योंकि वो बात इतनी जल्दी बोलते हैं, इतनी जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उनके अंडर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो उनकी बात को समझ नहीं पाते हैं, और जब बात समझ नहीं पाते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता, वो उनसे पूछ लेते हैं कि आपने क्या कहा, दोबारा से एक बार वो बताइए। जब ऐसा बोलते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, हाँ, और वो अपने अंडर काम करने वालों लोगों को डांटने लगते हैं, भला बुरा कहने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि उनके अंडर जो काम करने वाले हैं उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और फिर लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। जो इम्पेशेंट वर्ग के लोग होते हैं वो दूसरे लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं, और जब ये चीजें उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगती है तो उनके अंदर एक असंतोष पैदा हो जाता है। इनमें बुद्धिमत्ता, योग्यता, काम करने की इच्छा, सोचने समझने की शक्ति, सहज ज्ञान, ये सब तो बहुत होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि इन्हें हर काम बहुत जल्दी करना है, ये हमेशा तनाव में रहते हैं। ये कभी लाइन में नहीं खड़े रह सकते, लाइन में खड़े रहना इनके लिए एक सजा के जैसे होता है। बैंक की लाइन में, दूध डिपो की लाइन में, किसी भी लाइन में खड़े रहने से इनको सजा के जैसे लगता है, और नेचुरली जब हर काम जल्दी जल्दी, तो इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो ये चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं
और चिड़चिड़ा स्वभाव के होने के कारण इनकी बॉडी में कहीं भी दर्द हो जाता है, कहीं भी अकड़न हो जाती है, कहीं भी इनको सिकुड़न या स्पैज्म इनको होने लगता है। इस तरह की बीमारियां इम्पेशेंट लोगों को बहुत ज्यादा होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये इम्पेशेंट दवाई के मिश्रण से इन लोगों के इस भाव में काफी फर्क आ सकता है, और ये फर्क मतलब इन्हें काफी आराम आता है। मैं तो कहूंगी 100% आराम आता है, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनके बिहेवियर में उन्होंने महीने 2 महीने दवाई लिए तो उनके बिहेवियर में बहुत फर्क आया है और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। तो इस तरह आपने देखा कि ये अकेलेपन का एक दूसरा रूप भी है। और जो तीसरा रूप है अकेलेपन का, अब अकेलेपन का जो तीसरा रूप है उसे हम भाग्यवान भी कह सकते हैं, क्योंकि जो वो वाटर वायलेट वर्क के जो अकेलेपन वाले लोग होते हैं, वो उनका काम ऐसा होता है, वो सीक्रेटिव जॉब में होते हैं, वो रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, डिफेंस में काम करते हैं। तो ऐसे में काम करने के कारण उन्हें क्या होता है, बहुत कुछ चीजें छुपानी पड़ती है, बहुत चीज सीक्रेट रखनी पड़ती है। तो वो अकेले काम करना पसंद करते हैं और किसी भी काम में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे जब ये काम करते हैं तो उनके मन में एक गर्व की भावना या अपना मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, ये भावना धीरे धीरे आने लगती है और उन्हें अकेले रहना अच्छा लगता है। जब वो अकेले रहते हैं तो धीरे धीरे वो समाज से कट जाते हैं। ये इनका स्वाभिमान इतना अधिक होता है, इनमें स्वाभिमान इतना अधिक होता है कि ये मुसीबत में भी किसी की सहायता नहीं लेना चाहते। अगर बीमार भी पड़ जाते हैं तो ये बिना किसी की सहायता से खुद ही अपनी मदद करके खुद ही ठीक होने की कोशिश करते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है कि इनके गुणों से समाज को फायदा नहीं होता है, और जब समाज को फायदा नहीं होता है तो ये तनाव में रहने लगते हैं, क्योंकि लोग इन्हें फिर पसंद नहीं करते हैं, इनके पास आना नहीं चाहते हैं। मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है, कभी ना कभी तो उसे लगता ही है कि वो किसी के साथ बात करे, किसी के साथ कुछ शेयर करे। लेकिन जब आप दिनों दिन अकेले रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, तो सामने वाला भी धीरे धीरे आपके पास आने से कतराने लगता है। और ये ऐसे होते हैं कि ना ये किसी के काम में हस्तक्षेप करते हैं और ना ये चाहते हैं कि मेरे काम में हस्तक्षेप हो, और धीरे धीरे ये अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में मैं चाहूंगी कि अगर बैश फ्लावर की वाटर वॉयलेट नाम की दवाई से इनका ट्रीटमेंट किया जाए, साथ में इनके उस समय की परिस्थिति, उस समय के मनोभाव, इनको लेके इनका ट्रीटमेंट किया जाए तो इन्हें इसमें बहुत आराम आएगा। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह एक सामाजिक प्राणी होते हुए भी कई बार मनुष्य जो है वो अकेले में रहना चाहता है, और जब वो दिनों दिन महीनों महीनों अकेले में रहना चाहता है तो धीरे धीरे वो समाज से कट जाता है। तो बैश फ्लावर दवाई इन सब चीजों में बहुत आराम देती है। तो मैं आगे अनीता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे और बताएं कि और दवाइयां जो हैं जो बैश फ्लावर की, वो किस तरह आपके मनुष्य के जीवन में सहायक हो सकती हैं। आइए अनीता जी। साधना जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि हम कैसे बैश फ्लावर से एकांत में हम किस वजह से आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम एकांत में हैं, हम अकेले हैं, लेकिन उसके पीछे जो रीजन है उसको अगर हम समझ जाए कि हमारा कौन सा बिहेवियर पैटर्न है जो आगे चल के हमें अकेले रहने के लिए मजबूर होना पड़ जाएगा, उसको हम समझ जाएं, उसका उपचार हम कर लें, या जो आपके नियर डियर हैं वो उसमें चेंजेस ला दें, तो हम आगे चल के फिर एकाकी जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। तो उसके जो पॉजिटिव साइड है वो हमारे उभर के आएंगे और वो हमारे लिए एक कहते हैं ना उन्नति की दिशा खोल देंगे। तो जैसा भी हम चर्चा कर रहे थे कि संकोची शर्मीले स्वभाव, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम एक श्रृंखला और एक रेमेडी और जानते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि आज जो अक्सर हो रहा है घरों में कि परंपराएं हमारे लिए ऋषि मुनियों ने बनाई थी, और जो हमारे तीज त्योहार है, जो भी हमारे धर्म संस्कार है, ये हमें खुशियों देने के लिए बनाए गए थे। और हम ये चाहते हैं कि जो चीजें हमारी बनाई है ये हमारी हमेशा बनी रहे, लेकिन इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम इसमें परिवर्तन लाएं।
परिवर्तन हर समय की मांग रही है। जो चीजें हमारे पूर्वजों ने बनाई थी वो उस समय की मांग थी, और हमें उस चीज को अगर जीवित रखना है, हम चाहते हैं कि जो हमारी परंपराएं जीवित रहे, हमारे बच्चे हमारे धर्म को, जो संस्कार को फॉलो करें, तो हमें उसको परिवर्तन लाना पड़ेगा समय के अनुसार। जैसे कि हम पूजा पाठ को ही ले लें, अक्सर घरों में अगर हम देखें तो मदर इन लॉ और बहू, इनके बीच में जो क्लेश होते हैं वो ज्यादातर परंपराओं को लेकर ही हो रहे हैं। और हमें माँ बेटी में भी हो रहा है या माँ बच्चों में भी हो रहा है कि जैसे शिकायतें सुनने को मिलती है कि बच्चे पूजा पाठ में मन नहीं लगाते या ध्यान नहीं देते, सिर्फ अपने में ही लगे रहते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर भी है, क्योंकि हम अपने आप को चेंजेस नहीं लेके आ रहे। जैसे कि पहले अगर हम देखें तो घर में 3-4 बहुएं होती थी, 3-4 बेटियां होती थी, सब मिलके काम कर लेते थे। और शिक्षा का इतना अधिक जोर नहीं था, शिक्षा का पैटर्न भी अलग था। अगर आपने घंटे 2 घंटे पढ़ाई भी कर ली तो सफिशिएंट है। लेकिन आज का दौर अलग है। आज 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई करना होता है। ट्रैवलिंग का टाइम भी होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे अगर 1-2 घंटे ट्रैवलिंग में भी निकालना पड़ता है अपना। तो ऑनलाइन भी जो उनके काम है उन्हें वो भी करने जरूरी है। तो अगर वो 12 घंटे इस समय इन अपने जॉब पर या इन काम पर पढ़ाई पर दे रहे हैं, अगर उसके बाद अगर हम उम्मीद करते हैं कि वो 3-4 घंटे घर के कार्यों में भी दें, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें हमें उसको मॉडिफाई करना होगा। कुछ चीजें जो आजकल रेडीमेड अवेलेबल है, बल्कि वो भी तो एक जॉब लोगों को दे रही है। अगर हम रेडीमेड सजे हुए दिए या सामग्री पूजा की या पाठ की सामग्री लेके आते हैं, तो हमने किसी को, हम बल्कि ये जो काम होता है ये बल्कि गरीब मजदूर वर्ग का आदमी करता है। अगर ये चीजों को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो उनकी इनकम बढ़ती है, और बल्कि हम उनकी सहायता ही कर रहे हैं, और अपने घर में ही बल्कि क्लेशों को हम कम कर रहे हैं। तो ये परंपरा तोड़ने की हिम्मत नहीं होती। लोग डरते हैं कि परंपरा तोड़ेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे, ये हमारे ईश्वर पर नाराज तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन हमें, जैसे हम बार बार इस अपने इस मंच से कहते हैं कि हमें अपने धर्म के या हमारी जो पूजा पाठ संस्कार के कोर को समझना चाहिए कि उसका एम क्या है। अगर हम उस एम को ही खो देंगे, कि पूजा पाठ और का एम ये होता है कि परिवार इकट्ठा हो, मिलकर बैठे, हम चर्चा करें अपने धर्म की या अपने घर परिवार के बातों की। लेकिन अगर हम पहले ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि सब इधर उधर जा रहे हैं और बेमन से अगर पूजा पाठ करने बैठ भी रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं उससे हमें कोई पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी। हम पूजा का समय अपना कम कर लें। सामग्री जो होती है, जो पहले जितनी अधिक होती थी, अब वो बड़े मुश्किल एकत्रित करना, उसकी हम क्वांटिटी कम कर दें। तो चेंजेस लाने की जो हिम्मत हमारे अंदर नहीं होती, ये हिम्मत हमें बेस्ट फ्लावर रेमेडी देती है। देखिए कितनी मिरेकलस ट्रीटमेंट थेरेपी है कि जो इस चीज से हम मतलब इतने घबराते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे, क्या होगा। तो ये हिम्मत हमें, क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर, जैसे हम कहते हैं कि जैसे कि ये ब्रह्मांड बना है 5 पिंड से, 5 तत्वों से, वैसे ही हमारा शरीर भी बना हुआ है। लेकिन वो ताकत जो ईश्वर की है, हम जब हम कहते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं, तो क्या हम बुरी संतान है? हम भी तो ईश्वर की संतान है। जो ईश्वर में ज्ञान बुद्धि विवेक है, वो ईश्वर ने हमें भी दिया है। जरूरत है इसको समझने का और उसका उपयोग करने का। हम हर चीज से डरते बहुत है और हम उसको उपयोग करने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन ये चीजें उचित नहीं है, हमें ये कार्य नहीं करने चाहिए। हमें परंपराओं को अपना आना चाहिए। एक चीज आती है कि जब हमारे शरीर में कोई परिवर्तन होता है, तो हमारे शरीर में परिवर्तन होने से क्या होता है, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, जब उसके दूध के दांत निकलते हैं, तो वो बच्चे के अंदर कुछ असहजता होती है, उसके अंदर लूज मोशन की समस्या आती है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। उसी प्रकार जब महिलाओं में, मतलब मेल फीमेल में प्यूबर्टी का टाइम आता है, उस समय चेंजेस आते हैं। उसी प्रकार से मेनोपॉज के टाइम भी हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। तो ये चेंजेस जब आते हैं तो हमारे अंदर हम चीजों को, हम जैसे अगर सामान्य भाषा में अगर हम कहें, तो उनको हम फेस नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आगे क्या होगा, हमें क्या परेशानियां होगी। तो उसको स्ट्रेंथ, उस फेस को निकालने की स्ट्रेंथ भी हमारे अंदर वॉलनट नामक जो रेमेडी है वो हमें देती है। तो जितने भी चेंजेस आते हैं हमारे अंदर, जैसे कि ऋतु परिवर्तन होती है, तो चेंजेस को कई लोग सहन नहीं कर पाते, तो उस चेंज को भी सहन करने की ताकत हमें बेस्ट फ्लावर की रेमेडीज हमें प्रदान करती है। तो इस प्रकार से जो हमें, जैसे किसी को जॉब चेंज करनी है, जैसे कई बार देखने में आता है कि आपको तरक्की के लिए आपको अपनी जॉब चेंज करनी है या बिजनेस में कुछ चेंजेस लेके आने, आपको बिजनेस अपना एक्सटेंड करना है, तो वो हिम्मत नहीं कर पाती कि अगर मैंने ये स्टेप उठाया तो पता नहीं मुझे नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो जो हिम्मत है, ये साहस भी हमें बेस्ट फ्लावर की रेमेडीज देती है। इसको लेने से बाद हिम्मत आती है कि अभी हाँ, मुझे इस काम को अपने आगे एक्सटेंड करना है। तो मुझे इसको, फिर आपको अंदर से आइडियाज आएंगे कि मुझे इस काम को कैसे करना है। क्योंकि जो आइडियाज आपके, कहीं आपके डर की वजह से, क्योंकि डर, फियर या दबाव एक ऐसी निगेटिविटी है कि आपके जो गुण है उसको दबा देती है। तो ये जो बेस्ट फ्लावर की रेमेडीज है, आपके उन गुणों को, जो आपके निगेटिव गुणों को तो कम करती है, और आपके पॉजिटिव गुण है, आपकी जो एबिलिटी है, आपकी पर्सनालिटी है, उसको बाहर लेके आती है।
क्योंकि बैच का उद्देश्य ये है कि आपकी सोल और पर्सनालिटी के बीच में एक पुल बना देती है जो मैच करे, तो ताकि आपकी जो जीवन की आपके उद्देश्य हैं, आपके जो गोल है, उनको आप अच्छे से प्राप्त कर सकें। तो इसी श्रृंखला में अभी हम एक और रेमेडी के ऊपर चर्चा करेंगे जो शांत और प्रिय लोगों के अंदर पाई जाती है, और वो है सेंटरी। सेंटरी वाली प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनको हम संत कह सकते हैं। ये संत टाइप के लोग होते हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के, ज्यादा बोलने वाले नहीं, अपने कार्य में मगन रहने वाले, लेकिन और ये किसी को ना भी नहीं कह पाते हैं। हम सोचते हैं कि ना करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ना कहना आना बहुत जरूरी है। अगर हम आज की इस दुनिया में देखें जहाँ स्वार्थ बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, तो वहां पे हर कोई आपका किस प्रकार से प्रयोग कर रहा है आपको पता ही नहीं चलता है। तो आपको ना कहना आना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अक्सर स्कूल टाइम में जैसे जो बच्चे होते हैं, तो जो बच्चा क्लास का टॉपर है, उसकी तो पढ़ाई का स्ट्रगल होता है कि मुझे क्लास में फर्स्ट थर्ड की पोजीशन, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तक अपनी बना कर रखनी पोजीशन, वो उसके लिए स्टडी करता है। और जो बच्चे शुरू से पढ़ाई नहीं कर रहे, उनका ये होता है कि बस हम किसी भी प्रकार से पास हो जाएं। तो अक्सर ऐसे बच्चे, जो होशियार बच्चे होते हैं, उनसे क्लास जिस दिन एग्जाम है उससे एक दिन पहले उनसे पूछते हैं कि भी मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे समझा दो। तो अगर ऐसे में जो स्टूडेंट सेंटरी स्वभाव का होगा, वो भावुक होगा, सोचेगा कि नहीं मेरा ये फ्रेंड पास तो होना चाहिए, चलो मैं अपना कुछ टाइम निकाल के इसमें पढ़ा देता हूँ। तो उसने उसके लिए अपना 1 घंटा 2 घंटे स्पेंड किया, और इसकी श्योरिटी भी नहीं कि उस बच्चे को समझ में भी आया 2 घंटे के अंदर कुछ उसके अंदर, लेकिन उसने जो अपना टाइम टेबल था, जो उसका टाइम था कि मुझे इसमें इतना चैप्टर कंप्लीट करना है, उससे अपना वो टाइम खराब कर लिया। तो इस प्रकार से ये जो प्रवृत्ति होती है उसके लिए कितनी, अगर आगे जो बच्चा 12th में आएगा, और आप सोच लीजिए कि आजकल 12th के बेस पे आपकी पूरा भविष्य टिका हुआ है, आपके एक एक दो दो मार्क्स इतने मायने रखते हैं। अगर आपने ये स्वभाव अपना नहीं चेंज किया, और उस समय कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि ये बच्चा टॉप ना करे या इसके अच्छे नंबर ना आए, उसका तो पता नहीं वो पास होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो बच्चा अपने लिए मेहनत कर रहा है, उसके नंबर अगर 2-3 भी नंबर कम आ जाते हैं, तो उसके लिए वो जिंदगी में पछतावा रहेगा कि मैंने अपना वो टाइम ऐसा क्यों व्यतीत करा। तो ये जो प्रवृत्ति है, जैसे बिजनेस में भी होती है, किसी ने आपसे उधार लिया और आपने उसको पैसे दिए, उसने वापस ही नहीं किए 2-3 साल तक, लेकिन फिर से आप वो वाली चीज को फिर से करने लग जाते हैं, उस चीज को, और वो बार बार आप उसी चीज को देते रहते हैं, चाहे वो मना, चाहे उसने आपके पैसे रिटर्न भी नहीं करे हैं, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं कि उसने अगर आपके आपके कोई गिड़गिड़ाता है, कोई ऐसा लगता है कि मुझे मजबूरी है, मुझे चीज चाहिए, तो आप उसको झट से पैसा निकाल के दे देते हैं, चाहे वो पैसे आपके लिए अत्यंत आवश्यक कार्य के लिए आपने एकत्रित कर रखे थे। तो इस प्रकार के स्वभाव का हमें ये समझाता है कि हमें ना कहने की आदत भी होनी चाहिए। तो ये अगर किसी का स्वभाव है कि वो लोगों को ना नहीं कर पाता है, किसी ने कुछ भी कहा उस कार्य के लिए हाँ कह दिया, पढ़ाई करते करते उठ के चले गए, या अपना काम, हम देखते हैं कई बार लोग अपनी दुकान को भी खुली छोड़ के चले जाते हैं, दुकान में आए, किसी ने आपसे हेल्प मांगी, आपके कस्टमर हैं या जरूरी काम आप कर भी रहे हैं, तो उसने कहा कि नहीं मुझे आपकी जरूरत है, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। लेकिन आपको 2 मिनट सोचने का समय लगाना चाहिए कि मुझे कितनी देर में काम छोड़ना है, कब करना है, अभी करना है या बाद में करना है। तो ये क्या होता है कि वो व्यक्ति खुद भी मजबूर है, वो चाहता है कि मैं मना करूं, लेकिन उसके अंदर ऐसी हार्मोन्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं कि मना नहीं कर पाता। तो जब हम बेस्ट फ्लावर रेमेडीज हम लेते हैं, तो हमारे वो गुड हार्मोन, जिसे हम बार बार कहते हैं, कि आपको डिसीजन लेने की पावर देता है कि मुझे कब किस समय क्या कार्य करना है। तो ये कार्य करने की एबिलिटी हमारे अंदर बेस्ट फ्लावर की रेमेडीज देती है। जिस प्रकार से आज हमने विभिन्न प्रकार के रेमेडीज जानी कि जो हमें एकांत में जाने से, क्योंकि अभी तो हमें महसूस नहीं हो रहा, लेकिन एक समय के पश्चात हम एकाकी जीवन व्यतीत, क्योंकि हमने अपना बिहेवियर ही इस टाइप का कर लिया कि लोग हमसे बचना चाहते हैं। उसी प्रकार से हमने ये भी जाना कि ज्यादा शांत प्रिय स्वभाव होना, संत स्वभाव होना, क्योंकि हम आज इस दुनिया में रह रहे हैं, तो हमें उसके अनुसार जीना बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों को हमने आज समझा और जाना। तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर मयंक भी अपने विचार इन बेस्ट थेरेपी के ऊपर रखें, उनके भी काफी अच्छे अनुभव हैं अपने पेशेंट्स के साथ। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही चीजें शेयर की हैं। और देखिए आज के समय में ना सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि लोग पहचान नहीं पाते कि मेरे अंदर ये दिक्कतें भी हो सकती हैं। और इसके तो अभी जो भी सेशन देख रहे हैं उन लोगों से गुजारिश है कि एक बार अपने आप को जांचें, और नहीं समझ में आता है तो हमसे कांटेक्ट करें। जो भी बेस्ट फ्लावर थेरेपिस्ट हैं आसपास आपके, जो भी साइकोलॉजिस्ट है जो इसको प्रैक्टिस करते हैं, उनसे जरूर संपर्क करें, क्योंकि आज के समय में ये सब चीजें तब निकल के आती हैं, बहुत पुराना हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, तब जाके ये दिक्कतें सामने आती हैं। तो आप सभी लोग जरूर किसी होलिस्टिक थेरेपिस्ट से संपर्क करें, तब जाके आपको सही रास्ता दिखाई देगा, सही चीजें दिखाई देंगी। और जितने भी आज हमने ये बात की है, तो इन सब लोगों को जब जब आप अपने आप को पहचान लें, चाहे सेशन देख के, चाहे कुछ भी करके, या किसी थेरेपिस्ट से बात करके,
तो आपको इनके अपने अंदर की कमियों को खुद भी दूर करने की कोशिश करनी है, ना कि आपको इसी के सहारे रहना है कि मैं ये पी लूं और इसके बाद फिर इसकी आदत नहीं डालनी है, और वैसे भी इसकी आदत पड़ती नहीं है। लेकिन अगर हम अपने आप को पहचान लें और अपनी कमियों को इंटरनल रूप से दूर करने की कोशिश करें, या अपने आप को, अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश करें, तो ये आपको बिना किसी दवाई के बहुत बड़े लेवल पे चेंज लाके देगा, और वो जो चेंज आएगा वो आपका परमानेंट होगा। अगर ऐसा होता ही आपने जब तक पर्टिकुलर बैचलर लिया, आपको असर रहा, बाद में फिर आपने छोड़ दिया और आपने फिर से वही चीजें करनी स्टार्ट कर दी, आपने अपने आप को बदला ही नहीं। आपने उस सिचुएशन में तो समझ लिया, लेकिन बाद में आपने फिर से वही गलतियां करने लगी। तो उसको बदलने के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को समझें और अपनी चीजों को दूर करें। और यहाँ पे होलिस्टिक थेरेपिस्ट की या बैचलर थेरेपिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी क्लाइंट उनके पास आ रहे हैं, जो भी साधक उनसे मिलने आ रहे हैं, उनको समझे और उनको पलट के ये समझाएं भी। यहाँ केवल इतना ना रखें कि भैया ये बैच फ्लावर आपको लेना है या ये चेंज करना है या ऐसे करना है, उसको सॉल्यूशन के साथ साथ अगर हम एक बार समझा भी देंगे, तो वो जो बंदा है वो आपके क्लाइंटेज में तो बढ़ाएगा ही, और लोगों को लेके आएगा, साथ साथ उसकी जिंदगी बदलेगी, उसका परिवार की जिंदगी बदलेगी। तो यहाँ ये बहुत जरूरी है। इसमें थोड़ा सा और अच्छा हम ऐड कर सकते हैं, वो है फूड, मुद्रा थेरेपी, ऑरिकुलर थेरेपी अगर जानते हैं तो वो प्रैक्टिस करने वाले जोड़ सकते हैं। और आज जितने सारे फ्लावर्स की हमने बात की है, उसमें दो मुद्राएं बहुत ज्यादा काम करेंगी। तो ज्ञान मुद्रा, क्योंकि ज्ञान मुद्रा एक तरीके से यूनिवर्सल है, ये सबके साथ ही काम करती है, आपके माइंड को कंट्रोल करने के लिए, आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, भावनाओं को ठीक रखने के लिए। कई बार अलग अलग तरीके के विचार मन में आने लगते हैं, विचार बदलते रहते हैं, और जो हमने आज बात की है, चाहे वो संकुचित स्वभाव के लोग हों, चाहे मना ना करने वाले लोग हों, चाहे वो इनको क्या लगता है एक बार मना नहीं कर पाए लेकिन बाद में पछताते रहते हैं कि मैं मना नहीं कर पाया, मैं मना नहीं कर पाया, मना नहीं कर पाया। तो जब भी आपको ये सिचुएशन आई, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा आपके पास बैक फ्लावर हो गई, तो ज्ञान मुद्रा प्रैक्टिस करें और उस वक्त अपने इमोशन को कंट्रोल करके और मना कर दें, या जो चीजें बदलनी है उस पर काम करें। ये जो चीजें जहाँ दिक्कत आ रही है उसको निकलें, उससे बाहर निकलें। अगर आपको अपनी बात कहने में दिक्कत आ रही है तो आप ज्ञान मुद्रा प्रैक्टिस करो, इसके साथ आकाश मुद्रा प्रैक्टिस करो। आकाश मुद्रा क्या करता है, ब्रॉड माइंडेड बनाता है, आपको थॉट प्रोसेस को अच्छा करेगा, आपको वहां से बाहर निकालने में मदद करेगा, और आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी। आप जो अपनी बातें छुपा के बैठे हो वो बाहर निकल के कह पाओगे। तो ये ज्ञान मुद्रा सारे ही बैक फ्लावर वालों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, सबको करनी, और ये वैसे भी बहुत फायदा करती है, इसके अंदर दूसरे फायदे भी हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इमोशनल हेल्थ पे बात करें तो ज्ञान मुद्रा और आकाश मुद्रा इमोशनल हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करती है। तो ये इन सारे फ्लावर्स को अगर हम और देखें तो सबके लिए जरूरी है, चाहे वो इम्पेटियंस हो, क्योंकि जो जल्दबाजी में जा रहा है उसको अपनी जल्दबाजी रोकने के लिए भी ज्ञान मुद्रा की जरूरत है। कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा रहे, ये दूसरों की क्षमताओं को दरकरार करके वो अपने आप को आगे कर ले रहे हैं, और साथ के साथ क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी ले रहे हैं क्योंकि धैर्य नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में इनको तालमेल बैठाने में मदद मिलती है कि भाई थोड़ा सा पेशेंस आएगा, थोड़ा सा कंट्रोल आएगा अपने जल्दबाजी पे, तो दूसरा जो कर रहा है उसे वैसा करने देंगे, क्योंकि सबका टाइम जोन है, सबका काम करने का तरीका अलग है। और ऐसे लोग जब टीम में काम करते हैं तो बिखराव की समस्या वो ज्यादा आती है। तो यहाँ पर आप ज्ञान मुद्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे जो वाटर वायलेट वाले लोग हैं जिनका स्वभाव इस तरीके से, तो इससे रिलेट कर रहे हैं। हम यहाँ वाटर वायलेट वाले लोग बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक कोई वाटर वायलेट वाला ही होगा, या वाटर वायलेट पर्टिकुलर किसी बंदे के लिए है, या वो बंदा वाटर वायलेट वाला हो गया, ऐसा नहीं। हम वाटर वायलेट को बोलने का मतलब है ऐसी चीजें अगर किसी में पाई जाती है तो वाटर वायलेट देना है। किसी किसी में दो तरह की चीजें ही मिलेंगी, किसी किसी में ये भी मिलेगा कि इनके सिचुएशन इससे भी मैच कर रही है, दूसरे से मैच कर रही है। वहां पे हमें ये देखना होता है कि कौन सी चीज हमें कैसे करनी है, क्योंकि हर एक बंदे को 2 या 3 का कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है, 5 का 6 का कॉम्बिनेशन भी हम देते हैं। तो वहाँ हमें समझने की जरूरत है। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि जब भी इस चीज को ले रहे हैं तो पहले पूरा ओवरऑल किसी बंदे से बात करके लें, कि उसकी मन की पूरी बात जान के लें कि प्रॉब्लम अगर आ रही है, जरूरी नहीं वो इम्पेटियंस वाला हो सकता है, वो वाटर वायलेट की तरफ चला जाए, या हो सकता है हीटर की तरफ जाए, या हो सकता है वो इम्पेटियंस वाला हो। तो इस तरीके से समझने की जरूरत है। तो यहाँ ओवरऑल सबको जो प्रैक्टिस करनी है मुद्रा, वो ज्ञान मुद्रा ऐसे सिचुएशन में बहुत ज्यादा काम करेगी, आकाश मुद्रा काम करेगी। ये दो मुद्राएं जरूर प्रैक्टिस करें, और फूड का विशेष ध्यान रखें। ये जितने भी हमने आज फ्लावर्स की बात की है, इनमें गोल्ड और सिल्वर दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरत है। जो अकेलेपन वाले लोग हैं उनमें देखेंगे आप तो गोल्ड की कमी मिलेगी, जो जितने मेटल हमारी बॉडी में होने चाहिए उसमें गोल्ड कम होगा। और जो ये इम्पेटियंस वाले लोग हैं इनके अंदर सिल्वर की डिसबैलेंस जरूर मिलेगा, या तो ज्यादा या कम।
तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप अपने फूड में ध्यान दें। आपको अगर गोल्ड का लग रहा है तो आप जैसे कोई सोने की अंगूठी लेके या कुछ भी लेके उसको 1 गिलास पानी में डाल दें, ओवरनाइट रखें, अगले दिन पी लें। ऐसा हफ्ते में 1 बार कर लें। ऐसा ही सिल्वर के साथ कर सकते हैं, चांदी की चीज के साथ कर सकते हैं, हम लोग इसको पहन भी सकते हैं। तो ये 2 चीजों का ध्यान रखें। और फूड में और ज्यादा देखना है तो आंवले का जूस पी सकते हैं, चुकंदर का जूस ले सकते हैं, फूड में दूध और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो जरूर लें, ये सारे लोग। क्योंकि ऐसे टाइम पे क्या हो रहा है कि जो ये लोग हैं जो संकोचित स्वभाव के, जो अपनी बात शेयर नहीं कर रहे या अकेलापन में जा रहे हैं, इनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जरूर आएगी। कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, इस तरीके की दिक्कतें जरूर आएंगी। तो यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और जो आंवला चुकंदर का जूस है बहुत काम करेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाने का क्या तरीका है कि आप एक खजूर ले लें, उसको 1 गिलास पानी में या 2 खजूर ले लें, उनको 1 गिलास दूध में उबालें और उसको पिए। ये रात को करना है, ये आपको बहुत सुकून देगा, बहुत अच्छी नींद भी देगा, साथ के साथ आपके इमोशंस को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो ये चीज जरूर करें सारे लोग। और जो इम्पेटियंस वाले हैं या हीटर या वाटर वैलेट, ये लोग भी अगर ऐसा करेंगे तो इनको जरूर फायदा मिलेगा। और यहाँ हम अपनी अंतिम उसमें, तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग का बैच फ्लावर का कोई भी अनुभव हो, अगर आप बैच फ्लावर थेरेपिस्ट हैं तो अगर आपने कभी इससे ट्रीटमेंट लिया है तो, या आप इसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो आप अपने अनुभव यहाँ शेयर कर सकते हैं। 27 नवंबर 27 नवंबर को हम लोग डॉक्टर बैच डे मना रहे हैं, तो वहां पर आप सभी का स्वागत रहेगा कि आप सभी लोग अपनी बातें शेयर करें, अपने किसी भी माध्यम से जुड़ के हमारे साथ। हम लोग जूम मीटिंग या स्ट्रीम या जिस तरीके से भी करेंगे, तो सब लोग हमारे साथ जुड़ के अपने अनुभव जरूर शेयर करें। आप लोग अंतिम उसमें है तो अगर कुछ आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। साधना जी। हाँ जी, जरूर मयंक जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह डाइट के द्वारा आप कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान रखें। जैसे इम्पेटेंट वालों को सिल्वर की कमी होती है, वैसे ही मैं बताना चाहूंगी कि वाटर वायलेट वाले जो पेशेंट होते हैं उनका लिवर वीक हो जाता है, तो ऐसे में वो लिवर का ध्यान रखें। और धनिया वो ज्यादा लें, धनिया का पानी लें, मतलब धनिया पत्ता उबाल कर उसका पानी पिए आधा ग्लास, लिक्विड डाइट लें, फ्राइड चीजें कम खाएं और प्रोटीन का इंटेक वो बढ़ाएं। तो ऐसे में उनके लिवर में काफी मतलब सोचिए डाइट से भी उनको आराम आएगा लिवर उसमें। और इम्पेटेंट वाले जो होते हैं उनमें तो 100% जैसे बताया कि सिल्वर की कमी होती है, तो कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। बिकॉज वो इतने ज्यादा बेचैन आत्मा होते हैं, इतनी जल्दी जल्दी सारे काम करते हैं कि उनकी एनर्जी लेवल एकदम लो हो जाता है। तो जब एनर्जी लेवल लो हो जाता है तो धीरे धीरे कैल्शियम, विटामिन D3 ये सब चीजें कम हो जाती हैं, क्योंकि न्यूट्रिशियस चीजें एनर्जी पहुंचा नहीं पाती है, एक एक सेल तक पहुंचा नहीं पाती है। तो ऐसे में अगर वो कैल्शियम का इंटेक करें तो उन्हें काफी आराम आएगा। और हीटर वाले जो होते हैं उनका एक तरह से सोचिए वो आत्म केंद्रित होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता है कि वो कहाँ गलत कर रहे हैं, कि वो खाली अपने बारे में ही सोच रहे हैं। तो ऐसे में जो मुद्रा अगर मैं एक बताना चाहूंगी तो वो तो है धर्म चक्र मुद्रा। धर्म चक्र मुद्रा में आप ऐसे दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लें। जैसे मयंक जी ने बताया कि ज्ञान मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज्ञान मुद्रा से ही धर्म चक्र मुद्रा बनती है। और इसको ऐसे करके मतलब जो मिडिल फिंगर है वो आपके अंगूठे को छुए ऊपर वाली, और इसको आपको हृदय चक्र पे रखना है, अनाहत चक्र पे रखना है। ऐसे करके अगर आप धर्म चक्र मुद्रा बनाते हैं तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है। ये सेल्फ रियलाइजेशन से आपको समझ आता है कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ आपकी जो चीज है वो आपको अकेलेपन की ओर ले जा रही है। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह डाइट से और मुद्रा थेरेपी से भी आप इन चीजों को इनमें ऐड करके, बैच फ्लावर में ऐड करके, और बहुत जल्दी आप अपना जो है ठीक हो सकते हैं, आपके मनोभावों को आप चेंज कर सकते हैं। तो मयंक जी अब आप
जी बहुत बढ़िया। नीता जी, आप अगर आज को शेयर करना चाहते हैं। हाँ जी सर। सर जैसे आपने बताया कि गोल्ड और सिल्वर इस पे हमें ध्यान देना है, तो हमारे दर्शकों ने देखा होगा कि जो सर ने जो बातें करी, जैसे सर ने हल्दी का दूध बताया, तो हल्दी का दूध भी गोल्ड रंग का ही बन जाता है। अगर आप जब हल्दी का सेवन करते हैं पानी में या दूध में मिला के, तो वो भी गोल्ड रंग हो जाता है। तो चीज एक ही है, आपने सोने का सेवन करा, सोना पानी में डाला, आपने हल्दी का सेवन करा, वो भी पीले रंग की हो गई, और दूध मिल गया तो उसका रंग बिल्कुल स्वर्ण जैसा ही आता है। उसी प्रकार जो हमारे यहाँ पीतल और सोने के बर्तनों में खाना खाने का हमारे यहाँ जो परंपरा रही है, तो वो यही जुड़ी कि हम जिस पात्र में, हम जिस मेटल में खाना खाते हैं, उसका बहुत ही नैनो मात्रा हमारी बॉडी के अंदर जाती है। इसलिए हमारे यहाँ जब खाना खाने के बर्तनों का बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। सबसे उत्तम तो मिट्टी के बर्तन है, उसके बाद सोना चांदी, फिर पीतल और कांसा। लेकिन इनके प्रयोग करने की विधि है जो अजय जी अपने सेशन में बताते हैं हमें, क्योंकि हमें बहुत जरूर जानना है कि हम जैसे पीतल में खट्टी चीजों का सेवन नहीं करते हैं हम, और कांसे में खाना सिर्फ खाते हैं, कांसे में खाना पकाया नहीं जाता, कांसे के पकाने के बर्तन आते भी नहीं, उसके तो बाउल्स आते हैं या थालियां आती है उसकी। तो ये जो ज्ञान हम भूलते जा रहे हैं, तो हमें यह ज्ञान जानना बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों के द्वारा बगैर किसी विशेष प्रयास के अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि व्हाइट चीजों का भी जिक्र आया, सर ने कहा कि सिल्वर की चीजों का आपको इस्तेमाल करना है, और साबिन ने अपने कहा कि कैल्शियम की चीजों का इस्तेमाल करना है। तो आप देखेंगे दोनों का रंग व्हाइट है, सिल्वर का रंग भी व्हाइट और कैल्शियम का रंग भी व्हाइट है। तो जो भी चीजें व्हाइट रंग की ईश्वर ने बनाई है खाद्य पदार्थ, उन सभी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। तो भीगे हुए बादाम हुए, मूली हुई, काजू हुआ, या जितने की व्हाइट रंग की चीजें हैं, जो शलगम हो गई, तो जो चीजें आपके मौसम में मिल रही है, नेचुरोपैथी ये कहता है कि जो चीजें जिस आप प्रांत में रहते हैं, उस प्रांत की अपनी अपनी विशेष चीजें भी होती है जो अन्य प्रांतों में नहीं मिलती है, कि ईश्वर ने सब चीजें उसी प्रांत में बनाई है कि वहां पे उसके जो लोगों को क्या कमी हो सकती है, ईश्वर ने पहले से ही उसकी भरपाई कर रखी है, सब्जी के रूप में, फ्रूट के रूप में या अन्य चीजों के रूप में। तो उन चीजों को अगर हम धीरे धीरे समझेंगे और जानेंगे, तो हमें इनका महत्व मालूम पड़ेगा। इसी दिशा में बताऊंगी, जैसे कि अगर हम गंगोत्री की तरफ जाते हैं, तो गंगोत्री की तरफ जाने से वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। लेकिन गंगोत्री के आसपास जब हम चढ़ते हैं पहाड़ियों पे, तो वहां पे जो छोटे छोटे पौधे बने हुए हैं, वो पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देते हैं। तो अगर जैसे जिनको जानकारी है, जो वहां के रहवासी है, तो वो उन पौधों का सेवन करते रहते हैं डेली लाइफ में, तो उनके अंदर O2 की मात्रा कम नहीं होती। लेकिन जो यात्री होते हैं, अगर उन्हें उनका भी ज्ञान हो, तो उन्हें इतने ऑक्सीजन सिलेंडर को लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि उसको ले लेके चले वो। तो इस प्रकार की छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे बुजुर्ग है, उनसे जानकारी एकत्रित करते रहे अगर हम, तो बल्कि मैं तो कहूँगी इनको राइट में, उसको रिटर्न में लिखा जाए, और रिटर्न में अगर हम अपनी आने वाली जो संतान है, ये जो हमारी पीढ़ी, उसको हम दे के जाएंगे कि हमने तो ज्ञान अर्जित कर लिया, लेकिन संतान को या आगे पीढ़ी को कैसे पता चलेगा। तो अगर हम रिटर्न में, या जो आजकल हमारे पास सब कुछ वेबसाइट उपलब्ध है, तो इसके द्वारा ये ज्ञान हम आगे की पीढ़ी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञान है, इसको हम अगर समझे कि जैसे कि व्हाइट चीजों का इस्तेमाल है, तो उसमें व्हाइट क्या क्या है, तो ये हमें खुद सोचना होगा कि हर चीज हम सोचे कि हमें बाहर से मिल जाए ज्ञान, तो हमें अपने भी कहते हैं ना कि अपनी बुद्धिमत्ता का भी हमें प्रयोग करना होगा। तो इस प्रकार से हमारे लिए जिंदगी जीना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हमारा इस मंच का, हमारे प्लेटफॉर्म का यही उद्देश्य है कि हम जागरूक हों अपने स्वास्थ्य के प्रति और अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति। हाँ जी बहन जी। तो हमारा जो सेशन है अब ये एंड की तरफ है, और नवंबर को हम अपना जी सेलिब्रेशन कर रहे हैं डॉक्टर बैच के लिए। हाँ चलिए, जी, मैं 27 इस नंबर को बारे में आप कुछ सभी लोग जरूर जुड़ें, और सभी लोगों का स्वागत है। और अभी डेली भी जो सेशन हो रहे हैं उनमें भी आप लोग पार्टिसिपेट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। अगले सेशन में कल हम फिर मिलेंगे। कल ऐसी दूसरी चीजों पर चर्चा होंगी, दूसरे फ्लो पर चर्चा होंगी। और जो कैल्शियम की आपने बात की, तो इस पर सिंगाड़ा बहुत अच्छा आ रहा है, वो हाँ बहुत जी। अच्छी चीज है, और ऐसे लोगों को बहुत फायदा भी करेगा जो ऐसे सोच वाले हैं। तो वो लोग वो जरूर लें। और अब मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।